नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका द वीक ऑफ शो देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशिता शर्मा। द वीक ऑफ शो में आज हम बात करने वाले हैं हफ्ते भर की सियासी उठापटक के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं वीक ऑफ शो। तो हफ्ते की शुरुआत काउंटिंग पर टेंशन से शुरू हुई थी। हाँ, 4 जून को लोकसभा चुनाव के नतीजे आएंगे। दावों का दौर जारी है। बीजेपी को क्लीन स्वीप की उम्मीद है तो कांग्रेस का दावा है कि इस बार परिणाम चौंकाने वाले होंगे और एक और कांग्रेस को अपने पक्ष में परिणाम आने की उम्मीद है तो दूसरी ओर गड़बड़ी का डर भी सता रहा है। संदेह के दायरे में है ईवीएम। वहीं ईवीएम जिसमें पड़े वोटों से कांग्रेस के प्रत्याशी भी जीतते हैं और कांग्रेस की सरकारें भी बनती है। कांग्रेस को जीत के कॉन्फिडेंस के बाद भी ईवीएम में एक बार फिर गड़बड़ी के अंदेशा है। लोकसभा चुनाव की मतगणना के पहले कांग्रेस टेंशन में है। कांग्रेस का आरोप है कि मतदान के 11 दिन बाद चुनाव आयोग ने जो वोटिंग का डाटा जारी किया है उसमें देश भर में करीब 1 करोड़ वोटों का अंतर आया है। अब मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों को मतगणना को लेकर विशेष सतर्क रहने को कहा है। काउंटिंग का टेंशन, कांग्रेस का उम्मीदवारों को संदेश। मतगणना से पहले तैयार करें एक्सेल शीट। फॉर्म 17C को संयोजित करके रखें। फॉर्म 17C के आधार पर पूरी एक्सेल शीट बनाएं। एक्सेल शीट में पोलिंग एजेंट के हस्ताक्षर का नमूना भी एक कॉलम में रखें। काउंटिंग एजेंट के सामने हस्ताक्षर का मिलान कराएं। मिलान के बाद ही पेटी को खोलें, काउंटिंग कराएं। कांग्रेस इस मामले को लेकर चुनाव आयोग को भी निशाने पर ले रही है। कांग्रेस का कहना है कि वोटिंग खत्म होते ही मशीन को क्लोज बटन दबाया जाता है और क्लोज बटन दबते ही मशीन स्वयं टोटल कितने वोट डले हैं इसका आंकड़ा दे देती है और वो डाटा चुनाव आयोग को ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो जाता है। लेकिन इस चुनाव में मतदान के 11 दिनों बाद वोटिंग के आंकड़े जारी किए गए हैं जिसमें बड़ा अंतर आया है। इसकी जांच होनी चाहिए। 4 से 5%, 6% का अंतर दर्शाता है कि कहीं न कहीं कुछ गड़बड़ है। चुनाव आयोग को इस पर सफाई देना चाहिए और ये सवाल पूछा जाना चाहिए चुनाव आयोग से कि इतना व्यापक अंतर कहां से आया, क्योंकि देश में जब रियल टाइम डाटा ट्रांसफर हो रहा है, अब तो लॉजिस्टिक्स की भी प्रॉब्लम नहीं है। मशीन खुद जो है अपना डाटा ट्रांसमिट करती है, ऐप पर ट्रांसफर होता है, 4 जगह डाटा ट्रांसफर होता है। तब जो है इस तरह की एनॉमली, इस तरह की जो है गड़बड़ी, इस तरह का जो है अंतर, कांग्रेस के उम्मीदवारों से विशेष रूप से आग्रह करना चाहता हूं कि जैसे धार्मिक रूप से अपनी जो है गणना, काउंटिंग होने के पहले अपनी एक्सेल शीट तैयार करें ताकि इन आंकड़ों की गड़बड़ी अगर कुछ हो तो उन्हें पकड़ा जा सके। कांग्रेस को क्यों है आशंका? चुनाव के दौरान फॉर्म 17C और 17A 2 तरह के फॉर्म भरवाए जाते हैं। 17A फॉर्म में हर जेंडर के वोटों की जानकारी होती है। टोटल कितने वोट डले हैं इसकी भी जानकारी फॉर्म C में होती है। मशीन की बैटरी की परसेंटेज क्या है ये भी रिकॉर्ड किया जाता है। ये सारी चीजें क्लोज करते टाइम रिकॉर्ड पर सर्टिफाइड कॉपी दी जाती है। कांग्रेस को आशंका है कि काउंटिंग के समय गड़बड़ी हो सकती है, इसलिए कांग्रेस ने सारी जानकारी काउंटिंग के पहले दुरुस्त रखने के निर्देश दिए हैं। कांग्रेस के नेता काउंटिंग में गड़बड़ी पर लठ बजाने की धमकी दे रहे हैं तो भाजपा इसे हार की आशंका से उपजी बौखलाहट बता रही है। भाजपा का कहना है कि कांग्रेस को चुनाव परिणाम के बारे में पता है, इसलिए वो पहले से बहाने तलाशने में जुट गई है। बीजेपी को कोई वोट देने को तैयार नहीं था तो उन्होंने प्रशासन को तैयार किया और भिंड में तो उन्होंने एसडीएम, एसडीओपी उन्होंने तैयार किए। डायरेक्ट पुलिस ने वोट डाले। हमारे जो एजेंट बैठे थे उनको उठा करके थाने में बंद कर दिया और खुद जा करके वो बटन दबा ले। कांग्रेस पार्टी ने पराजय का मनमानस बना लिया क्योंकि वो जनमानस के भाव को समझ चुकी और जब आप पराजित होंगे तो आपको कोई न कोई बहाना तो ढूंढना पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी अपने राष्ट्रीय स्तर के घोषणा पत्र में ईवीएम से चुनाव की बात करती है और जब जब चुनाव आयोग बातचीत करता है कांग्रेस पार्टी कहीं प्रमाणित नहीं कर पाई कि ईवीएम में कोई दोष है, लेकिन कांग्रेस सिर्फ बहाने प्रस्तुत करती है। तो हार की भूमिका, हार के बहाने तलाशने की तैयारी कांग्रेस ने प्रारंभ कर दी है। जब चुनाव जीतते हैं जिन राज्यों में तब ईवीएम नहीं है, हारते हैं तो ईवीएम को दोष। मुझे लगता है कि कांग्रेस की नेता नीति, नियत और नेतृत्व में दोष है। ईवीएम को दोष देना बंद करें। ईवीएम पर शक कोई नई बात नहीं, शायद ही कोई चुनाव हो जब ईवीएम पर सवाल न उठे हो, लेकिन इस लोकसभा चुनाव में शक का दायरा कुछ ज्यादा ही बढ़ रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट जा चुके हैं।
तो अब प्रदेश कांग्रेस काउंटिंग में पैनी नजर रखने की तैयारी कर रही है। देखना ये है कि चुनाव परिणाम के बाद ये और कितना आगे पहुंचता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। मध्य प्रदेश में चुनावी संग्राम खत्म होने के बाद अब सदन में दो हाथ की तैयारी है। सरकार बजट की तैयारी में जुट गई है। इसके लिए सिलसिलेवार बैठकों का दौर भी शुरू हो गया है, जिनमें 2024-25 के बजट की रूपरेखा तैयार की जाएगी। सरकार की तैयारी संकल्प पत्र में किए गए सभी वादों को पूरा करने की है, जिसके लिए अब सरकार बजट की जुगत में लग गई है। सरकार ने पीएम मोदी के उस विजन पर भी काम करना शुरू कर दिया है, जिसमें भारत को विकसित बनाने का संकल्प लेकर 2047 तक का विजन तैयार किया गया है। वहीं विपक्ष चुनावी वादों पर सरकार को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ रहा। विपक्ष भी सरकार को वादा खिलाफी के कटघरे में खड़ा करने की तैयारी में जुटा है। मध्य प्रदेश में चुनावी संग्राम खत्म होने के बाद अब सदन में दो हाथ की तैयारी है। सरकार बजट की तैयारी में जुट गई है। इसके लिए सिलसिलेवार बैठकों का दौर भी शुरू हो चुका है, जिसमें 2024-25 के बजट की रूपरेखा तैयार की जाएगी। सरकार की तैयारी संकल्प पत्र में किए गए सभी वादों को पूरा करने पर है। सरकार के चुनावी संकल्प पत्र के साथ ही पीएम मोदी के उस विजन पर भी काम शुरू कर दिया गया है, जिसमें भारत को विकसित बनाने का संकल्प लेकर 2047 तक का विजन तैयार किया जाना है। वहीं विपक्ष चुनावी वादों पर सरकार को कोई मौका नहीं देना चाहता। विपक्ष भी सरकार को वादा खिलाफी के कटघरे में खड़ा करने की तैयारी में जुटा है। विपक्ष के अस्त्र, लाडली बहनों को हर महीने 3000, 2700 रूपए क्विंटल धान, 3100 रूपए क्विंटल गेहूं की खरीदी, हर परिवार से कम एक व्यक्ति को रोजगार। भाजपा के संकल्प पत्र के ये वो मुख्य बिंदु है जिन पर विपक्ष सरकार को घेरने की तैयारी कर रहा है। यही वजह है कि वो बजट की तैयारियों को लेकर चल रही बैठकों पर तंत्र कस रहा है। विपक्ष का कहना है कि सरकार के पास खर्च करने के लिए पैसे तो है नहीं, ऐसे में वो सिर्फ बैठकें ही कर सकता है। पैसा है नहीं, बैठक के अलावा क्या करेंगे? बैठक ही कर सकते हैं, जिसे लगे कि कुछ कर रहे हैं। बाकी सरकार बैंकरप्ट है, कुछ पैसा है नहीं उनके पास। 3000 रुपए देने की बात कही थी, महिलाओं को दिए क्या? जितनी योजनाएं है सब ठप पड़ी हैं। ये केवल बैठक करके मीडिया में आके बताएंगे कि हम लोग बहुत कुछ कर रहे हैं, तो करेंगे कुछ नहीं। मध्य प्रदेश विधानसभा के सत्रों के पहले हमेशा कांग्रेस तीखे तेवर के साथ दिखती रही है, लेकिन सदन के अंदर अक्सर सत्ता पक्ष ही विपक्ष पर भारी पड़ा है। इस बार भी विपक्ष सरकार को घेरने की तैयारी में है, तो वहीं सत्ता पक्ष भी पलटवार के लिए तैयार नजर आ रहा है। सत्ता पक्ष का दावा है कि न केवल डॉक्टर मोहन सरकार बल्कि केंद्र की मोदी सरकार के सभी वादे पूरे होंगे। भाजपा विकसित भारत और विकसित मध्य प्रदेश के रोड मैप पर आगे बढ़ रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का ये ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि हमने जनता से जो कहा है संकल्प पत्र में वो करके दिखाया है, सिद्ध किया है। और 5 साल में जो हमने अभी बीते विधानसभा चुनाव के वादे पूरे करने का कहा है वो करके दिखाएंगे, जनता के बीच जाएंगे। हम कोई नई नवेली कुकरमुत्ते की तरह होगी पार्टी नहीं है। एक चुनाव हुआ और हो गया, ये हम सतत चलने वाली राजनीतिक पार्टी है। जनता के प्रति भारतीय जनता पार्टी की प्रतिबद्धता है और हम निभाना जानते हैं, ये मोदी जी की गारंटी है। कुल मिलाकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के तेवरों से ये तो तय है कि पिछले सत्रों की तरह मध्य प्रदेश का आगामी बजट सत्र भी हंगामेदार ही होगा। इस हंगामे के बीच वित्त मंत्री के बस्ते से आम जनता के लिए क्या निकल कर आता है, ये देखने लायक होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। पार्टी विद डिफरेंस, ये वो नारा रहा जिस पर भारतीय जनता पार्टी अपने को दूसरों से अलग बताती रही है। वंशवाद और परिवारवाद से दूरी, करप्शन पर जीरो टॉलरेंस, जातिवाद और तुष्टीकरण से परहेज, ये उसके दावे रहे हैं। 6 चरणों का चुनाव संपन्न होने के बाद अब जब यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल जैसे राज्यों में इंडी गठबंधन के घटक दलों सपा, राजद, TMC, BJD जैसे दलों से उसकी सीधी लड़ाई है, तो भाजपा ने अपने इस नारे को चुनावी हथियार बना लिया है। वंशानुगत राजनीति, भ्रष्टाचार, जातिगत फॉर्मूले को लेकर इन दलों को घेरा जा रहा है। इन्हीं मुद्दों पर कांग्रेस भी उसके निशाने पर है। देखें रिपोर्ट। मोदी किसी शाही खानदान से नहीं आया है। मैं इन्हीं माताओं जैसी गरीब मां का बेटा हूं। मुझे किसी के लिए कुछ कमाना नहीं है, लेकिन मेरा संकल्प है मैं अपने देश को इतना मजबूत बनाना चाहता हूं कि परिवारवादी पार्टियां फिर से देश को बदहाल न कर सके। 7 चरणों में हो रहे लोकसभा चुनाव के 5 चरण पूरे हो चुके हैं। 2 चरणों में चुनाव बाकी है और इसके साथ ही नए चुनावी मोर्चे भी खुल रहे हैं।
आखिरी 2 चरणों में उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, दिल्ली और पंजाब में वोट पड़ने हैं। इसी को देखते हुए बीजेपी ने नया चुनावी मोर्चा खोल दिया है। ये नया मोर्चा है बीजेपी को पार्टी विद डिफरेंस बताने का। बीजेपी ये बताने में जुट गई है कि वो दूसरी पार्टियों से अलग है, खासकर परिवारवाद, जातिवाद, तुष्टीकरण और भ्रष्टाचार को लेकर कांग्रेस, सपा, राजद, बिजद जैसे दलों को निशाने पर ले रही है। ये लोग दलितों, पिछड़ों का आरक्षण छीनकर वोट जिहाद करने वालों को देना चाहते हैं। जहां कांग्रेस सरकार है, वहां उन्होंने संविधान की पीठ में छुरा भोंककर कानून बना दिया है। पीएम मोदी ने इसके साथ ही इंडी गठबंधन को महामारी और कैंसर से भी खतरनाक बीमारी बता दिया है। उनका कहना है कि इंडी गठबंधन में कैंसर से भी बुरी बीमारियां हैं जो पूरे देश को तबाह कर देंगी। पीएम ने ये भी बताया कि इंडी गठबंधन में कैसी बीमारियां हैं। उन्होंने कहा, घोर सांप्रदायिक, घोर जातिवाद, घोर परिवारवादी। ये इंडी अलायंस वालों की सबसे बड़ी बीमारी है। ये लोग घोर सांप्रदायिक है। दूसरी गंभीर बीमारी है, ये घोर जातिवादी है। तीसरी बीमारी है, ये घोर परिवारवादी है। और ये तीनों बीमारियां देश के लिए कैंसर से भी ज्यादा विनाशक बन सकती है। पीएम मोदी हो या भाजपा के दूसरे नेता, वो ये बताने में जुटे हैं कि किस तरह कांग्रेस, सपा, राजद जैसी पार्टियां एक ही परिवार की प्राइवेट लिमिटेड बनी हुई हैं। इनको पिछड़ों और अति पिछड़ों पे पता नहीं क्या नाराजगी है। मैडम सोनिया जी की टोली कांग्रेस दफ्तर में घुस गई और ये अति पिछड़े समाज के सीताराम केसरी को कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को बाथरूम में बंद कर दिया और फिर उठा करके उनको फुटपाथ पर फेंक दिया और रातों रात मैडम सोनिया जी को अध्यक्ष की कुर्सी पर बिठा दिया। इस मुद्दे को लेकर भाजपा और गठबंधन के नेता आमने सामने हैं और दोनों के अपने अपने तर्क हैं। भारतीय जनता पार्टी विचारधारा के स्तर पर, संगठन के स्तर पर, हमारी कार्यपद्धति के स्तर पर, कार्यकर्ता के स्तर पर हर दृष्टि से अलग है। हमारी कार्यपद्धति औरों जैसी नहीं है, न थी, न है, न रहने वाली है। हम विचारधारा पर अडिग और अटल हैं। हम पर ये आरोप है कि अपना घोषणा पत्र लागू करने के लिए आतुर रहते हैं। तो हम ये निश्चित तौर पर पार्टी विद डिफरेंस थे, हैं और रहने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी विद डिफरेंस का नारा लगाती है और भ्रष्टाचार में रग रग तक डूबी हुई है। सीबीआई के लोग जिन्हें जांच सौंपी नर्सिंग कॉलेज की, वो खुद ही जो है भ्रष्टाचार करते, रिश्वत लेते हुए पकड़े गए, आज जेल में हैं। तो ऐसी पार्टी अपने आप को कहती है कि मैं भ्रष्टाचार विरोधी हूँ। इससे बड़ा ढोंग, इससे बड़ी धूर्तता और पाखंड कोई नहीं हो सकता। और हर जगह जहाँ पूछ उठा वहीं पर एक चोर मिल जाता है। तो ये कहना कि पार्टी विद डिफरेंस, ये तो बहुत ही मजाक है। ये डिफरेंट पार्टी है जो करप्शन भी जो है नए तरीके से करती है। भारतीय जनता पार्टी शुरू से ही अपने कुछ सिद्धांतों और आदर्शों पर आधारित राजनीतिक दल बताती रही। भाजपा के नेता दावा करते रहे हैं कि ये किसी परिवार, जाति या वर्ग विशेष की पार्टी नहीं है। कांग्रेस को वो शुरू से ही वंशवाद पर घेरती रही है। अब जब यूपी, बिहार, बंगाल, उड़ीसा जैसे राज्यों में चुनाव है और मुकाबला कांग्रेस के साथ सपा, राजद, टीएमसी, बीजेपी जैसे उन दलों से है जिन पर परिवारवाद का आरोप है, तो भाजपा ने अपनी पार्टी विद डिफरेंस के नारे को चुनावी अस्त्र के रूप में चल दिया है। देखना यह है कि इसका कितना फायदा उसे चुनाव में मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। फैसला कोलकाता हाईकोर्ट का था, लेकिन इस फैसले ने लोकसभा चुनाव की गहमा गहमी के बीच सियासत गरमा दी है।
कोलकाता हाई कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में 2010 के बाद बनी ओबीसी की सूची को रद्द कर दिया है, जिसके बाद अब पश्चिम बंगाल में कोई ओबीसी नहीं बचा है। नए सिरे से यहां ओबीसी की सूची तैयार की जाएगी। हाईकोर्ट के फैसले के बाद ममता बनर्जी समेत कांग्रेस और दूसरे विपक्षी दल भाजपा के निशाने पर आ गए हैं। आरोप लगाए जा रहे हैं कि मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए आरक्षण की लूट का जो खेल चल रहा था, उसका पर्दाफाश अदालत ने कर दिया है। लोकसभा चुनाव की गहमागहमी के बीच कलकत्ता हाईकोर्ट के एक फैसले ने सियासत और भी गर्मा दी है। दरअसल कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल में 2010 के बाद बनी ओबीसी की सूची को रद्द कर दिया है। इसके बाद अब पश्चिम बंगाल में कोई ओबीसी नहीं बचा है। नए सिरे से यहां ओबीसी की सूची तैयार की जाएगी। हाईकोर्ट के फैसले के बाद ममता बनर्जी समेत कांग्रेस और दूसरे विपक्षी दल भाजपा के निशाने पर है। आरोप लगाए जा रहे हैं कि मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए आरक्षण की लूट का जो खेल चल रहा था, उसका पर्दाफाश अदालत ने कर दिया है। पश्चिम बंगाल में कलकत्ता हाईकोर्ट द्वारा दिए गए एक ऐतिहासिक निर्णय का स्वागत करने के लिए उपस्थित हुई हूं। कलकत्ता हाईकोर्ट का वह निर्णय विशुद्ध रूप से पश्चिम बंगाल के ओबीसी समाज के साथ न केवल न्याय है, बल्कि ओबीसी वर्ग के अधिकारों के संरक्षण का एक बहुत बड़ा विश्वास भी है। कोर्ट ने भी डिसाइड किया कि ममता बनर्जी द्वारा जिस प्रकार से राजनीतिक तुष्टीकरण के आधार पर SC, ST, ओबीसी का 5 लाख से ज्यादा लोगों को आरक्षण इस वर्ग का से काट करके मुस्लिम वर्ग को दिया है, तो हाईकोर्ट ने फैसला, माननीय न्यायालय ने फैसला दिया है कि ये इनसे वापस लेकर के इनका हक ST, ST और ओबीसी को देना चाहिए। कलकत्ता हाईकोर्ट का ये फैसला उस समय आया जब देश में सामाजिक न्याय को लेकर सियासी बहस छिड़ी हुई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी देश में सामाजिक अन्याय की बात कर रहे हैं। वो सिस्टम पर ही सवाल उठाकर कांग्रेस और अपने पूर्वजों तक को निशाने पर ले रहे हैं। उनका कहना है कि देश में संसाधन और सुविधाओं से एक बड़ा वर्ग आज भी वंचित है। वहीं भाजपा उन पर विभाजनकारी राजनीति के आरोप लगा रही है। भाजपा का कहना है कि राहुल गांधी के अपने पूर्वजों को कोसने से कांग्रेस के पाप कम नहीं हो जाएंगे। राहुल गांधी ने भी एक बयान दिया कि मैंने उनके द्वारा उनकी अतीत में उनकी पीढ़ियों ने, उसमें दादी उनकी श्रीमती इंदिरा गांधी, उनके पापा राजीव गांधी, उनके नाना जवाहरलाल नेहरू, अतीत में इनके द्वारा भी अन्याय हुआ SC, ST, ओबीसी के साथ, और अब वो इस बात को लेकर आ रहा है कि मैं इनकी लड़ाई लड़ूंगा। तो काल के प्रवाह में अपने पीढ़ियों से जो अन्याय किया इस वर्ग के साथ, तो ये बहुत निंदनीय है। उधर कांग्रेस इस मसले पर अब भी बचाव की मुद्रा में है। कांग्रेस का कहना है कि उसने हमेशा संविधान के दायरे में रहकर सामाजिक न्याय की राजनीति की है। विभाजनकारी राजनीति भाजपा करती रही है। पश्चिम बंगाल में माननीय उच्च न्यायालय का जो निर्णय आया है ओबीसी आरक्षण के संबंध में, उसकी पूरी जानकारी भी प्राप्त नहीं हुई है। उसके ऑर्डरिंग काफी देखने के बाद भी इससे चर्चा की जा सकेगी, लेकिन इतना जरूर है कि वह जिस तरह की अनियमितताओं की जानकारी हुई कि ममता बनर्जी ने कुछ लोगों को गलत तरीके से प्रमाण पत्र जारी करा दिए, उसको उन्होंने अभी निरस्त कर दिया गया है। वैसे भी ओबीसी के नाम पर तो जो लोकसभा चुनाव में, विधानसभा चुनाव में कोई आरक्षण तो होता नहीं है, तो आरक्षण के प्रमाण पत्रों की द्वारा बनने के लिए पुनरावृत्ति करने का कार्य किया गया है, जो कोई बुराई नहीं है। समय के साथ में उसका अध्ययन होगा और जो सही आरक्षण के हकदार होंगे वह देने के लिए कार्रवाई की जाएगी। लोकसभा चुनाव के आखिरी 2 चरणों में 9 राज्यों में वोटिंग होनी है। इनमें यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड, ओडिशा जैसे राज्य शामिल है, जहां धार्मिक ध्रुवीकरण भी बड़ा चुनावी मुद्दा है। कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले ने बीजेपी को टीएमसी के साथ कांग्रेस को भी तुष्टीकरण को लेकर घेरने का मौका दे दिया है। अब देखना ये है कि इसका कितना फायदा वो उठा पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND24। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद अब नेताओं की परफॉर्मेंस टेस्ट की बारी है। वो एक रिपोर्ट कार्ड जो नेताओं का पार्टी में भविष्य तय करेगा। बीजेपी ने राज्य के सभी विधायकों से रिपोर्ट मांगी है। रिपोर्ट में कई सवाल है जिनका जवाब विधायकों को देना है, जिसको लेकर बीजेपी एक बैठक बुलाने की भी तैयारी कर रही है। बात अगर परफॉर्मेंस की है तो अमित शाह इसको लेकर चेतावनी पहले ही दे चुके थे, तो दूसरी ओर कांग्रेस भी संगठन में कसावट लाने के लिए बागियों को कोई राहत देने के मूड में नहीं है। देखिए रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव संपन्न होने के बाद अब दोनों पार्टियां अपने विधायकों और नेताओं का रिपोर्ट कार्ड तैयार कर रही हैं। चुनाव में इनकी सक्रियता का आकलन किया जा रहा है। माना जा रहा है कि इसी के आधार पर भविष्य में इनकी भूमिका तय होगी। बीजेपी ने राज्य के सभी विधायकों से रिपोर्ट मांगी है। इस रिपोर्ट में कई सवाल हैं जिनका जवाब विधायकों को पेश करना है। इसके बाद कभी भी बीजेपी के रणनीतिकारों की बैठक बुलाई जा सकती है। अभी तो चुनाव हुए हैं, चुनाव के परिणाम अपने आप बता देंगे कि किस विधायक ने कितनी मेहनत की
और प्रत्येक कार्यकर्ता का मूल्यांकन समय समय पर होता है, केवल अभी नहीं। और भारतीय जनता पार्टी लगातार हर स्तर पर कार्यकर्ताओं का परीक्षण करती है, उनको अवसर देती है, काम देती है और काम के आधार पर उसका आगे का मूल्यांकन होता है। इसको बाकी मैं नहीं मानता हूँ कि इस तरीके से किसी विशेष ये विधायक हों या बाकी किसी पदाधिकारी, ये शब्द अभी नहीं। भीतरघात, बगावत और अपने सैकड़ों नेताओं के दल बदल के बाद कांग्रेस भी अब भीतरघातियों और दगाबाजों को कोई मौका देने के मूड में नहीं है। इसी के चलते वो भी अपने नेताओं का परफॉर्मेंस चेक कर रही है। कांग्रेस भी पता लगा रही है कि लोकसभा चुनाव में उसके किस नेता की क्या भूमिका रही। कांग्रेस ने भी तय किया है कि चुनाव परिणाम आने के बाद नेताओं का रिपोर्ट कार्ड तैयार किया जाएगा। इस दौरान प्रदेश की एक एक सीट का आकलन होगा और इसी के आधार पर कांग्रेस नेताओं का भविष्य तय होगा। पीसीसी के गठन और आगे होने जा रहे चुनावों में इसी परफॉर्मेंस रिपोर्ट के आधार पर कांग्रेस नेताओं की भूमिका तय होगी। हर पार्टी इसी तरह से जो है लोगों का असेसमेंट और एवेल्युएशन करती है, हम भी करेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने ढोल बजा बजा कर जो है एकदम नगाड़े भी पीटे थे और कहा था कि जिस मंत्री के यहाँ पर वोट परसेंटेज कम होगा उसको मंत्रिमंडल से हटा दिया जाए। और इन नगाड़ों के अलावा एक विशेष धुन 6 महीने से बजाई जा रही थी। हर बूथ पर 370 वोट, कई बूथों में 35% बूथ ऐसे हैं जिन पे कुल 370 वोट नहीं डले। तो भाजपा की जो परफॉर्मेंस है वो सार्वजनिक है और इस सार्वजनिक परफॉर्मेंस के आधार पर ये पूरा मंत्रिमंडल बर्खास्त हो जाना चाहिए। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के बारे में तो एक बात हमेशा से ही कही जाती है कि वो सत्ता में रहे या विपक्ष में, सामने वाले दल से ज्यादा आपस में ही लड़ती है। इस लोकसभा चुनाव में भी यही दिखा। कांग्रेस की 200 से अधिक नेताओं और हजारों कार्यकर्ताओं ने पार्टी छोड़ दी तो कई दिग्गज तक चुनाव में नजर नहीं आए। भाजपा में उस तरह की बगावत और भीतरघात तो देखने को नहीं मिली, लेकिन अपनी तमाम कोशिशों के बाद भी भाजपा वोट प्रतिशत नहीं बढ़ा सकी, जबकि उसका टारगेट अपने वोट शेयर को 10% और हर बूथ पर 370 वोट बढ़ाने का था। भाजपा इस नाकामी के लिए अपने विधायकों और नेताओं की निष्क्रियता को जिम्मेदार मान रही है। देखना ये है कि दोनों पार्टियां किसे सक्रियता और निष्क्रियता पर सजा और इनाम देती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IND24। मध्य प्रदेश में 4 चरणों में लोकसभा की सभी 29 सीटों पर मतदान हो चुका है। 4 जून को नतीजे आने हैं, लेकिन सियासत बदस्तूर जारी है। नई सियासत मतगणना को लेकर है। एक बार फिर कांग्रेस को काउंटिंग में गड़बड़ी की आशंका है और उसने इसके लिए अपनी टीम बनानी शुरू कर दी है। 27 लोकसभा क्षेत्रों में 100 मास्टर ट्रेनर तैयार किए गए हैं, तो बीजेपी ने इस पर निशाना साधते हुए इसे हार का डर बताया है। देखिए रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में 4 चरणों में लोकसभा की सभी 29 सीटों पर मतदान हो चुका है। 4 जून को नतीजे आने हैं, लेकिन सियासत बदस्तूर अभी भी जारी है। नई सियासत मतगणना को लेकर है। कांग्रेस को काउंटिंग में गड़बड़ी की आशंका है और उसने इसके लिए अपनी टीम बनानी भी शुरू कर दी है। 27 लोकसभा क्षेत्रों में 100 मास्टर ट्रेनर तैयार किए गए हैं, जो बाकी को ट्रेनिंग देंगे। कांग्रेस अपने कार्यकर्ताओं को जो ट्रेनिंग दे रही है, उसमें कहा गया है कि काउंटिंग एजेंट्स को निर्देश फॉर्म 17C की कॉपी लेकर जाए, काउंटिंग से 1 घंटा पहले पहुंचे, वैध ID अनिवार्य रूप से रखें, मुख्य एजेंट को सूचना दिए बिना टेबल न छोड़े, हर राउंड की गिनती का ध्यान रखें, EVM की सुरक्षा सील की जांच करें, कैरियरिंग केस और कंट्रोल यूनिट कैबिनेट के एड्रेस की जांच करें, सील टूटी होने पर, सीरियल नंबर गलत होने पर काउंटिंग रोकें। कांग्रेस का कहना है कि स्ट्रांग रूम की सुरक्षा में गड़बड़ी बरती गई है। ऐसे में कांग्रेस को प्रशासन की निष्पक्षता पर संदेह है। वो काउंटिंग में कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। वहीं बीजेपी कांग्रेस की आशंका और उसके इंतजामों पर तंज कस रही है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस ने हार के बहाने ढूंढने शुरू कर दिए हैं। कांग्रेस की तैयारी मतगणना के बाद उपद्रव मचाने की है। कई जगह शिकायत आई है, बिजली गोल हुई है, कई जगह पे उनको उसकी रिकॉर्डिंग नहीं दी जा रही है, बहुत सी समस्याएं हैं। प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय जीतू पटवारी जी के निर्देश अनुसार कि हम सभी लोकसभा क्षेत्रों के 2-3 प्रत्याशी, उनके जो प्रतिनिधि, उनको यहाँ पे मास्टर ट्रेनर के रूप में ट्रेनिंग देंगे और वो अपने क्षेत्र में जाकर ट्रेनिंग देंगे। किस तरह से नियुक्ति होगी, किस तरह से गणना की शुरुआत होगी, पोस्टल वोट कैसे गिने जाएंगे,
ईवीएम मशीन की चेकिंग कैसे होगी, 70C फॉर्म जो होता है उसका मिलान उससे किस तरह से होगा, वोटों की गिनती होने के उपरांत उसकी वीवीपैट की मशीनों के साथ में जो स्लिप निकलती है उसकी कैसे चेकिंग की जाएगी। निश्चित रूप से आगामी 4 जून को यहाँ पर मध्य कांग्रेस कमेटी में एक कंट्रोल रूम भी स्थापित रहेगा, जिससे हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय जितेंद्र पटवारी जी, आदरणीय कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी और अरुण यादव जी, सारे जितने वरिष्ठ नेता हैं, विवेक तनखा जी यहाँ उपस्थित रहेंगे। चुनाव हारने वाला होता है, उसकी तैयारी वैसी रहती है कि कैसे उपद्रव करना है। भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश की सभी लोकसभा सीट पर जीत रही है और हमारी तैयारी और उसको चाक चौबंद हमने कर लिया है। हमारी कार्यकर्ताओं की ट्रेनिंग हो गई, काउंटिंग एजेंट वहाँ जाएंगे, किस तरह से जाएंगे, और जो हारने वाला वो जो उपद्रव करने का प्रयास करता है उसको कैसे रोकना है। इसलिए कांग्रेस उपद्रव करने की ट्रेनिंग देगी, अच्छे से मतगणना हो इसकी ट्रेनिंग नहीं देगी। मध्य प्रदेश ही नहीं, देश भर में कांग्रेस और दूसरे विपक्षी दल चुनाव की निष्पक्षता पर सवाल उठाते रहे हैं। खासकर ईवीएम पर शक उठाया जाता है। चुनाव आयोग की सफाई और सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के बाद भी विपक्ष ईवीएम को विश्वसनीय नहीं मान रहा है। इस लोकसभा चुनाव में भी ईवीएम के साथ प्रशासनिक मशीनरी भी संदेह के दायरे में है। अब देखना ये होगा कि इस पर सियासत और कितना आगे बढ़ती है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। और इसी के साथ द वीक ऑफ शो में फिलहाल इतना है। लगातार खबरों के लिए आप देखते रहिए IND 24। नमस्कार।